हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उसी वर्क की जिसमें हम लगातार लिटरेरी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो कि आपके टी ट्रिपल एस पी, एनबीएस, केवीएस, यूपीटी, जीटीपीटीटी, इवन बिहार एग्जाम के लिए दैट इज गोइंग टू बी वेरी सून। तो इन सब के लिए ऑब्वियसली इट वुड बी फ्रूटफुल। तो गाइस, विदाउट गेटिंग लेट शुरुआत करते हैं। और ये रहा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, यही क्वेश्चन आपका लास्ट सेशन में सबसे लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी क्या ओडिपस है या फिर गोरबोडक है। यानी हम इसमें क्या क्या देखेंगे। वी वुड बी गोइंग थ्रू ओडिपस, गोरबोडक, एकिलस या फिर नन ऑफ दीज। तो गाइस आंसर करें और मुझे बताएं कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द आंसर। तो बेसिकली हम इसमें देखें, ऑडिपस नहीं है, ये गोरबोडक है। सब बच्चों को पता है कि गोरबोडक बेसिकली जिसका नाम पहले क्या था, द फेरिक्स ऑरिक्स, द फेरिक्स ऑरिक्स, राइट। ये फेरिक्स ऑरिक्स ही गोरबोडक कहलाई और ये सबसे पहली रियल ट्रेजेडी हम देखते हैं। दैट वाज रिटन बाय सैकविल एंड नॉर्टन। सैकविल प्लस नॉर्टन, ये इसके लेखक थे। तो आंसर हमारा बन जाता है यहाँ पे बेसिकली गौरपटक। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या लिखा है, द बार्ड ऑफ एवन। मैं आपको बता दूं बार्ड का मीन्स बेसिकली क्या है, पोएट से। बार्ड का मीन्स किससे है यहाँ पे, बार्ड का मीन्स है बच्चों यहाँ पे पोएट से, POET। और ये जो एवन लिखा है ये बेसिकली रिवर का नेम है। यानी अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो बेसिकली बार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। क्योंकि इनका जन्म कहां पे हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेटफोर्ड, ये क्वेश्चन भी बन चुका है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। जो स्ट्रेटफोर्ड है ये उनके विलेज का नेम है, और ये जो एवन है बेसिकली ये क्या है, वहां पे नदी यानी रिवर है। तो इसीलिए इनको बार्ड ऑफ एवन कहा गया। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन है या अपॉन एवन। तो बेसिकली अपॉन एवन है। मैं आपको बता दूं यूपी वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर बेसिकली बोर्ड ने क्या माना था, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। बट अगर हम करेक्ट कहें बच्चों तो करेक्ट ऑब्वियसली स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन होगा। बाकी जो बोर्ड मान लेता है हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको फॉलो भी करना होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 362 पे। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज रिटन बाय। अगर गाइस हम इसकी बात करें तो ऑब्वियसली 1678 का ही जबरदस्त वर्क जॉन बेनियन का है, जो कि क्या है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस क्या है, ये बच्चों एक क्रिश्चियन एलिग्री है। ये पोएम है, ये क्रिश्चियन एलिग्री है। बेसिकली क्या है इस एलिग्री में, यहाँ पे क्रिश्चियन नाम का एक पर्सन है और वो कहां से कहां जाता है, वो अर्थ से लेके हेवन की तरफ जाता है। याद रखो इस अर्थ को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है ना, इसको दिया गया है अ प्लेस ऑफ बर्डन, है ना। ये बर्डनाइज प्लेस है, यहां से ये सिटी ऑफ डिलाइट की तरफ जा रहा है, सिटी ऑफ डिलाइट की तरफ। सिटी ऑफ बर्डन की तरफ से किधर जा रहा है, सिटी ऑफ डिलाइट की तरफ। डिलाइट ही बेसिकली क्या है, ये हेवन को यहाँ पे शो कर है। तो एलिगोरिकली है, यहाँ पे काफी सारी एलिगोरिकली चीजें सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंट की गई, जिसका मीन्स क्रिश्चियन यानी बाइबल के अकॉर्डिंग समथिंग डिफरेंट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वी डाई एज आर्ट्स डू एंड ड्राई अवे लाइक टू द समर्स रेन। ये किसने स्टेट किया, तो गाइज ये स्टेट किया था बेसिकली वर्ड्सवर्थ ने। अब आप पूछेंगे कहां पे ये लाइंस आती हैं, तो 100% appears in daffodils, है ना। माई हार्ट लीप्स अप, सॉरी क्या बोलेंगे हम इसको, डैफोडिल्स। ये डैफोडिल्स बेसिकली एक बेड है ऑफ द फ्लावर्स दैट हैज बीन सीन बाय वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर वन टाइम व्हेन ही वाज इन पीस, तो इसको उठा के वो लिखते हैं एक तरह से रिमेम्बरेंस के रूप में। सो यही गाइस हमारा क्या बनेगा, इसमें लाइन आती, वी डाई एज आर्स डू एंड ड्राई अवे लाइक थ्रू द समर्स रेन। अगले क्वेश्चन पे आते, द ऑलकेमिस्ट इज रिटन बाय, ये प्ले है, कॉमेडी है। द ऑलकेमिस्ट बच्चों क्या है, कॉमेडी है, जो कि बेन जॉनसन ने लिखी थी। मजेदार बात मैं बता दूं आपको कि बेन जॉनसन जबरदस्त क्लासिकल थे, क्लासिसिस्ट थे, और उन्होंने ट्रेजेडी को ट्रेजेडी के रूप में, कॉमेडी को कॉमेडी के रूप में, उन्होंने उनका दोनों का मिक्स नहीं किया, यानी कि क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया।
ऑल केमिस्ट बेसिकली ट्रायो है बच्चों, इट्स अ ट्रायो। ट्रायो किस किस का है? कैप्टन फेस का, फेस यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, और सटल को ये एक तरह से अपने वर्क में लेते हैं, साथ में लेते हैं एसोसिएट के तौर से। और एक यहाँ पे डॉल है हु इज अ प्रोस्टिट्यूट। तो ऑल केमिस्ट का बेसिकली मीन्स यहाँ पे किससे जाएगा? एक क्वैक से, यानी कि जो झोला छाप होते हैं, बेसिकली लंदन में आए हुए बेसिकली प्लेग, यानी कि एक महामारी के रूप में जो प्लेग था वाइड स्प्रेड के रूप में, उस समय ये लोगों को कैसे कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे कैसे उनके इलाज के रूप में वो पैसे उनसे बनाते हैं, यही यहाँ पे कहानी दी गई है। द सेम वी कैन सी एट द टाइम ऑफ द कोरोना इन इंडिया, लॉट्स ऑफ पीपल वर डूइंग एज वर्किंग एज ऑलकेमिस्ट, एंड वो लोगों को लूट रहे थे। रोमांटिक एज स्टार्ट्स फ्रॉम, भाई सीधी सी बात है कि रोमांटिक एज की अगर मैं बात करूं तो ये 1798 से स्टार्ट होती है, किसके साथ में? लिरिकल बैलेट्स के साथ। बट गाइज यहाँ पे 1798 है ही नहीं, तो हम किस पे जाएंगे? 1789, क्योंकि 1789 बेसिकली क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही है। इसी ईयर में फ्रेंच रेवोल्यूशन और रोमांटिक एज फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस थी। तो इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो वी वुड बी टेकिंग हियर 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉन्टेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का कॉन्टेम्परेरी, देखो कॉन्टेम्परेरी का मीन्स बच्चों किससे जाएगा? सेम टाइम पे, समकालीन हिंदी में से कहते हैं, जो सेम टाइम पे किसी के साथ रहे, जिए या अपनी लाइफ को बिताए। तो गाइस ये कोई और नहीं, हमारे क्रिस्टोफर मार्लो थे, जो कि एक ग्रेट यूनिवर्सिटी थे। ही वाज द लीडर ऑफ देम, यानी लिली किड पील, नैश और लॉज और क्रिस्टोफर मार्लो, ये 7 हमारे यूनिवर्सिटी बेड्स बनेंगे। अब बढ़िया बात यह है कि इनका समय कितना था बच्चों? 1564, द सेम ईयर शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है 1593 में। इन ग्राहम फ्रेजियर, इन ग्राहम फ्रेजियर नाम के पर्सन ने इनको स्टैब कर दिया था और इनकी डेथ हो गई थी। करेक्ट गाइस? और ये कहां पे? कैंटरबरी में पैदा हुए थे, जबकि विलियम शेक्सपियर भी मैंने बताया स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर में इनका जन्म होता है। कब? 1564 में। लेकिन ये कब तक रहते हैं? 1616 तक, यानी कि 16 प्लस 7, हम देख सकते हैं 23 ईयर्स मोर ही हैड बीन देयर। आगे आते हैं बच्चों, बात करते हैं द फेमस पोएम यूलिसिस इज रिटन बाय, ये किसने लिखी? होमर ने, टेनिशन ने, पॉप ने, या फिर ये पॉप है यहाँ पे, या फिर एलेक्स हैक्सले ने। तो गाइस ये एल्फ्रेड टेनिसन जाएंगे विक्टोरियन एज में। यूलिसिस के थ्रू वो बताते हैं कि हाउ यूलिसिस ट्रॉय से लेके कहां तक जाता है, अपनी एक तरह से एथिका तक, जो कि उनकी क्या थी? कैपिटल थी। तो उस जर्नी को यहाँ पे शो किया गया कि हाउ ही ट्रेवल्स, हाउ ही गोज ऑन द वॉयज एंड व्हाट काइंड ऑफ द डिफिकल्टीज ही फेसेस अपने बेटे टेलीमाचिस के साथ में। टेलीमाचिस, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पॉइजन ट्री। गाइस जिसको अगर मैं कहूं अब पॉइजन ट्री, ये बेसिकली रेत को शो करता है। गुस्सा हमारे लिए पॉइजन ट्री के बराबर है। तो ये किसने कहा? विलियम ब्लेक ने अपने किस जबरदस्त वर्क में? द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोसेंस। द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एंड एक्सपीरियंस, इसमें ये प्रेजेंट करते हैं किसको? अ पॉइजन ट्री को। तो ये पोएम है बेसिकली रिटन बाय विलियम ब्लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द इंग्लिश पोएट। अब बच्चों ध्यान से देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट में कहूं तो अमेरिकन है, एमिली डिक्सन अगेन, टॉनी मॉरिसन भी ब्रिटिश नहीं है, लेकिन जॉन किट्स को अगर मैं कहूं तो ही इज द ब्रिटिश वन। रोमांटिक एज में हम जॉन किट्स को देखते हैं, एंडी मैन लिखा, लामिया लिखा, इजाबेला लिखा, ये सारे वर्क इनके, ला बेली डेंसेम्स, मर्सी लिखा। तो जॉन किट्स अर्लीस्ट एज में मर गए थे, यानी कि 25 की एज में, लेकिन जबरदस्त वर्क वो उतने समय में भी लिखे गए, यानी 4 years his work has been on publication. प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटन बाय, तो ये बच्चों किसने लिखा? डोमेस्टिक नॉवेल है, मैं आपको बता दूं किसी और ने नहीं, जेन ऑस्टिन। अगेन किससे बिलोंग करती हैं? शी बिलोंग्स टू दिस रोमांटिक एज। लेकिन बड़ी बात है क्योंकि इन्होंने नॉवेल्स लिखे, तो ये थोड़ा सा हटके यहाँ पे, यानी कि बीइंग इन दिस रोमांटिक एज इज नॉट रोमांटिक, वो रोमांटिक नहीं है पूरी तरह से। तो ऑगस्टन चीजों को ही लिखती हैं, नॉवेल्स लिखती हैं, और नॉवेल्स में भी जबरदस्त डोमेस्टिक वाले। और प्राइड एंड प्रेजुडिस बेसिकली किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन अ फैमिली जिसमें मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट हैं, जिनकी 5 गर्ल्स हैं, 5 लड़कियां हैं,
और वो 5 लड़कियां जब तक शादी नहीं करेंगी उनको प्रॉपर्टी एंटेल नहीं होगी, ये यहाँ पे रूल बन गया। तो किसी न किसी लड़की को शादी करनी पड़ेगी। मिस्टर बिंगले से कैसे कैसे शादी होती है, डार्सी कैसे कैसे आता है, एलिजाबेथ जो कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर है उसकी शादी कैसे डार्सी से होती है, ये सारा उसमें दिया गया है। तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ मैरिज फॉर लव और द गुड मैच मेकिंग, इसी पे बेस्ड है। डॉन जुआन बच्चों क्या है? डॉन जुआन बेसिकली एक कैरेक्टर है, यानी कि एक वर्क है जो कि एक एपिक है, दैट वाज रिटन बाय, किसने लिखा था? हमारे, बेसिकली ये लिखा था हमारे राइटर हैं जॉर्ज गॉर्डन, जॉर्ज गॉर्डन, या फिर बच्चों हम इन्हें कहते हैं लॉर्ड बायरन, करेक्ट, लॉर्ड बायरन। तो इन्हीं का ये एक वर्क है, एपिक है बेसिकली। और इस एपिक में डॉन जुआन जो कैरेक्टर है इसको ऐसे ही प्रेजेंट नहीं किया गया कि ही इज अ वुमेनाइजर, ही इज नॉट अ वुमेनाइजर, वो वुमेनाइजर नहीं है, बल्कि क्या है, ही इज सेड्यूस्ड बाय, मतलब कि ही इज सेड्यूस्ड बाय द वुमेन, वुमेन इसको सेड्यूस करती है। कई सारी जगह आती है जहां पे डॉन जुआन को सेड्यूस किया जाता है बाय द वुमेन, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखाया गया। चौसर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, भाई अगर हम चौसर की बात करें तो चौसर बेसिकली टाइम पीरियड आता है 1343, 1343 से 1400। अब अगर मैं इसको कहूं तो कौन सी जाएगी हमारी 14th सेंचुरी। दैट्स वाई, क्योंकि उन्होंने एक लैंग्वेज को, इंग्लिश को, ही टुक इंग्लिश एज अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एज अ लैंग्वेज। तो ही इज सपोज्ड और इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोइट्री, इन सब के फादर उनको कहा जाता है। अभी कहते हैं फीचर्स ऑफ रोमांटिक पीरियड क्या क्या है? क्या सब्जेक्टिविटी है? 100% है भाई। अगर हम देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हमें कहां से मिलता है? फ्रॉम द डीप कोर ऑफ द हार्ट, दिल की गहराइयों से, यानी कि विद इन से। नेचुरलिज्म 100% है, यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज 100% है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे रोल है वो कॉमन लैंग्वेज का है। तो आंसर हम क्या बनाएंगे? ऑल ऑफ दीज, तो डी वुड बी द आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 374 पे, रोमांटिक पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे 1989, ये तो भी कोई बात ही नहीं है, 1798 है 19, तो 100% लिरिकल बैलेट्स कब आती हैं? जो कि कंबाइंड वर्क था वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज का, 23 पोएम्स, जिसमें से 19 वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 वाज रिटन बाय हमारे कौन थे, लाइक एस टी कॉलेज। अब बच्चों ध्यान से देखो, लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स जो कि एडवेंट करती हैं किसका? रोमांटिक एज का। इनकी सबसे पहली पोएम थी द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ये किसकी पोएम है? मैरिनर। ये बच्चों पोएम है एसटी कॉलेज की। और सबसे लास्ट में अगर मैं कहूं आपको, लास्ट जो थी वो थी टिंटन एबे, टिंटन एबे। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप, फर्स्ट एंड द लास्ट पर। जबकि टोटल कितनी थी? 23, यानी कि फर्स्ट ये होगी 23 है, बीच में यहाँ पे हम 19 देखते हैं, 21 देखते हैं। आते हैं 375 पे, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, water water everywhere not any drop to drink, from which poem this particular poem has been line has been taken। तो गाइस अगर मैं कहूं तो 100% ये इसी वर्क से है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, दैट वाज रिटन बाय एस टी कॉलरिज। ये एस टी कॉलरिज की लिखी गई है। एस टी कॉलरिज बेसिकली यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बेसिकली अपनी कहानी किसको सुनाते हैं? 3 वेडिंग गेस्ट को। यहाँ पे 3 वेडिंग गेस्ट हैं जिनको ये अपनी कहानी सुनाता है, जस्ट टू गेट फ्री ऑफ द कर्स ही हैज गॉट फ्रॉम द क्रिस्टाबेल, क्योंकि इसने सॉरी द एल्बेट्रूस, एल्बेट्रूस जो बर्ड थी उसको ये मार देता है, जिसकी वजह से इस पे कर्स आ जाता है। और इसी वजह से उस कर्स से बचने के लिए ये अपनी कहानी को 3 वेडिंग गेस्ट को सुनाता है। तो उस जगह पे जिस कर्स के थ्रू इसके पास पानी भी खत्म हो जाता है, ही इज आउट ऑफ वाटर एंड पूरे सारे मैरिनर्स आउट ऑफ वाटर हो गए हैं, तो वो लाइन आती है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, क्योंकि वो सी में है, कहाँ पे? अंटार्कटिका में। एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, सारा श्रिंक हो गया बोट, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन एक भी बूंद पीने के लिए वहां पे नहीं है। तो ये बेसिकली किसको शो कर रहा है? यहाँ पे कर्स को शो कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ दिस एल्बेट्रोस। राइट गाइज,
तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे इसमें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सब बच्चे, और इस पे लगातार वर्क करते रहें।